भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हमने पढ़ा वैदिकोत्तर काल। पिछले अध्याय में हमने वैदिकोत्तर काल का परिचय, उसका समय निर्धारण और वैदिकोत्तर काल के संबंध में जो प्रमाण सामग्री या साक्ष्य प्राप्त हुए उनके विषय में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे वैदिकोत्तर काल के भौगोलिक सीमा का विस्तार, इसके साथ वैदिकोत्तर काल में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो भौगोलिक सीमा का विस्तार, उस समय आर्य सभ्यता ने अपने विस्तार और क्रम को आगे बढ़ाया, जिसके बाद पश्चिम से, कहने का तात्पर्य है पंजाब के पंचजन लोगों के निवास से पूर्व की ओर सरस्वती और दृष्टवती के बीच जो सभ्यता का विकास था वो निश्चित रूप से विकासोन्मुख रहा, विस्तारोन्मुख रहा। उस समय जो सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, वो सरस्वती और दृष्टवती के बीच विस्तारोन्मुख रही। इस युग का जो केंद्र था कुरुक्षेत्र था। इस युग का कुरुक्षेत्र केंद्र था। अगर आता है कि वैदिकोत्तर काल का केंद्र क्या था? कुरुक्षेत्र था, जिसके चारों ओर का भाग आगे चलकर मध्य प्रदेश कहलाया। यानी कुरुक्षेत्र के चारों ओर का जो भाग था वही आगे जाकर मध्य प्रदेश हुआ। इस समय में यह वह समय था जब आर्य सभ्यता विंध्य के उस पार तक नहीं फैली थी। केवल इसका विस्तार यहीं तक सीमित था। पंचजन के लोगों के निवास से पूर्व की ओर सरस्वती और दृष्टवती के बीच मूल रूप से यह सभ्यता केंद्रित रही। अब हम पढ़ते हैं वैदिकोत्तर काल में सामाजिक जीवन, समाज किस प्रकार, व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन यापन उस समय करता था, किस प्रकार समाज में उसका स्थान रहा। तो सामाजिक जीवन, तो हम कह सकते हैं कि यह जो युग था, वैदिकोत्तर काल था, यह विकास का युग था। सामाजिक जीवन के विकास का युग था, क्योंकि वैदिक काल में जो जीवन विकसित हुआ, वैदिक काल में जिस तरह से जीवन यापन होता था, उसका निरंतर विकास वैदिकोत्तर काल में हमें दिखाई दिया। यहाँ पारिवारिक जीवन में जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, उस पर पिता का स्थान था। यानी कि पिता यहाँ प्रधान होता था। पारिवारिक जीवन में पिता प्रधान था। अब जब वह प्रधान था तो जैसे ग्राम परिषदें होती थी, ग्राम पंचायतें होती थी, उनमें परिवार की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करता था वो पिता ही करता था। पिता ही उन ग्राम पंचायतों का, ग्राम परिषदों का परिवार की ओर से प्रतिनिधित्व करता था। माता की जो स्थिति थी वह भी सुदृढ़ थी, क्योंकि माता का जो स्थान था आदरपूर्ण था। आदर, बड़ा आदर सत्कार होता था माता का। पति पत्नियों के जो संबंध होते थे वो भी उस समय मधुर थे, सुखद थे, सुख देने वाले थे।
इसके अलावा नगरों की जो स्थिति थी और उनका महत्व था, उनके भी हमें प्रमाण मिले हैं। आगे हम गए कि सामाजिक जीवन में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ होने लगी थी। आर्यों का जो भोजन था साधारण था, आर्यों का भोजन साधारण था, रुचिकर, पौष्टिक होने के साथ साथ विविधतापूर्ण था। भोजन में विविधता भी पाई जाती थी। इसके अलावा हम कहें कि उस समय में जो नारियों का स्थान था आदरपूर्ण था, सम्मानपूर्ण था, लेकिन अपेक्षाकृत उनका जो पद था उसमें कुछ गिरावट उस समय देखी गई। आर्यों का जो पहनावा था, उस समय में निवास करने वाले लोगों का जो पहनावा था, उसमें लोग नीची धोतियां धारण करते थे, गमछे, कंबल, शाल इनका प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ मनोरंजन, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ अभिरुचियों में भी विभिन्नताएं आ गई थी। यानी कि मनुष्यों की जो रुचियां थी, व्यक्ति की रुचियां, अभिरुचियां बदल गई थी। उनमें अब रथ दौड़, रथों की दौड़, आखेट शिकार करना, द्यूत कीड़ा यानी जुआ खेलना, चौरस का खेल, इन सब का समावेश हो चुका था। नृत्य, संगीत जैसे कार्यक्रम भी उस समय सामाजिक जीवन में देखने को मिले। इसके अलावा स्त्री पुरुष जो होते थे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार विवाह करते थे। उस समय कह सकते हैं कि कई अंतरजातीय विवाह भी देखने को मिले। अंतरजातीय विवाह भी वहाँ होते थे, बहु विवाह भी होते थे। मनुष्य एक से अधिक शादियाँ भी करते थे, एक से अधिक पत्नियाँ भी रखते थे। इसके अलावा विधवा विवाह का प्रचलन था, विधवाएं भी अपना विवाह कर सकती थी। सती प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। इसके अलावा जो परिवार होते थे, कुटुंब होते थे, उनमें अतिथि का बहुत सम्मान किया जाता था। अतिथि को देव माना जाता था, कृपा स्वरूप माना जाता था। सामाजिक शांति व्यवस्था, सहयोग, ये सभी बातें भी वैदिकोत्तर काल के सामाजिक जीवन में अपना स्थान रखती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय सामाजिक जीवन सुदृढ़ था, सुखद था, एक दूसरे पर विश्वास के योग्य था। इस समय को जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में प्रारंभ हुई, जो वर्ण व्यवस्था उत्पन्न और अंकुरित वैदिक काल में हुई, अब धीरे धीरे उसका विकास इस वैदिकोत्तर काल में हो रहा था। वैदिकोत्तर काल में उस सभ्यता का, उस वर्ण व्यवस्था का विकास हो रहा था। साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान भी बढ़ने लगे, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग अधिक होने लगा। मनुष्य जीवन में धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया, दृष्टिकोण बदलने लगा। कह सकते हैं कि मनुष्य की जो भावनाएं थी वो तेजी के साथ इस युग में उभर रही थी। इसके अलावा उपनिषद के कारण बुद्धि और ज्ञान की जो पराकाष्ठा थी वो अपनी चरम सीमा पर थी। शिक्षा विधि प्रचलित थी। कह सकते हैं कि उस समय वैदिकोत्तर काल
साहित्य का स्वर्ण युग था, साहित्य का स्वर्ण युग वैदिकोत्तर काल, जिसका जन्म चरक संज्ञक वैदिक संहिताओं में हुआ, चरक संज्ञक वैदिक संस्थाओं में हुआ, जो अपनी शिक्षा विधि की क्षमता और सफलता के लिए विख्यात थी। तब हम कह सकते हैं कि वैदिकोत्तर काल निश्चित रूप से साहित्यिक जीवन का, साहित्य का स्वर्ण युग था। विद्वानों के सम्मेलन होते थे, विद्वानों के शास्त्रार्थ होते थे, वेद पाठ की शिक्षा पर जोर दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में भी वहाँ हमें काफ़ी विभिन्नताएं देखी गई। वैदिक काल से, जैसे वैदिकोत्तर काल में मनुष्य मुद्रा का प्रचलन करने लगा, मुद्रा का प्रचलन हुआ वैदिकोत्तर काल में। उपकरणों का प्रचलन था, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न होता था, पैदा होता था। धनाढ़ लोग थे, व्यापारिक लोग थे। व्यापारी वर्ग जो था वो धनाढ़ था, धन संपन्न था, धन की कोई कमी नहीं थी उनके पास। यज्ञ और अग्नि का अभिन्न संबंध था, लेकिन कर्म कांडीय कुछ जटिलता थी। उस आर्थिक जीवन में धातुओं के विषय में ज्ञान बढ़ चुका था। धातुओं के विषय में ज्ञान के साथ साथ उनका प्रयोग भी बढ़ गया, क्योंकि जब ज्ञान होने लगा तो उनका प्रयोग भी होने लगा। इसके अलावा जो विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग थे वो अपने अपने अलग अलग व्यवसायों के अलग अलग संघ स्थापित करते थे। अलग अलग व्यवसाय करने वालों ने अलग अलग संघ बना लिए, और संगठन की जो मान्यता थी वो राज्य की ओर से दी जाती थी। राज्य की ओर से उस संगठन को मान्यता होती थी, मान्यता प्राप्त होती थी। मुद्रा का प्रचलन होने लगा, जिससे आर्थिक जीवन में संपन्नता बढ़ी। इस प्रकार कह सकते हैं कि वैदिकोत्तर काल का जो आर्थिक जीवन था वो भी संपन्न था। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन में जैसा शुरू से ही होता चला है कि गुरु को पूज्य माना जाता है, गुरु देवो भव। गुरु के चरण शुश्रूषा, तप, त्याग, श्रवण, मनन, इन सब का अभ्यास और विकसित जो अवस्था थी वो आर्यों के धर्म को अद्वितीय बनाती है, क्योंकि उस समय त्याग, तप, श्रवण, मनन, इन सब का अभ्यास होता था। यज्ञ और अग्नि का जो संबंध था अभिन्न संबंध था, भिन्न नहीं था। यज्ञ होते रहते थे, लेकिन एक समस्या थी कि कर्मकांडी जो जटिलता थी उसके कारण धार्मिक जीवन की जो ठेकेदारी थी वो केवल पुरोहितों के नियंत्रण में थी। लेकिन इसके साथ साथ जो वर्ग थे, पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग, उनको महत्व भी अधिक दिया जाता था, उनका सम्मान था, उनको अत्यधिक महत्व दिया गया। इसके अलावा कुछ अंधविश्वास भी धार्मिक जीवन के अंग बन गए इस वैदिकोत्तर काल में। दर्शन संबंधी अनेक विचारधाराएं प्रवाहित होने लगी वैदिकोत्तर काल में, लेकिन दर्शन संबंधी जो विचारधाराएं थी उनमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के मानने वाले लोग, उनके विचारों की शुरुआत होने लगी। लोगों का जो मत था वो वैभिन्न था, एक मत नहीं थे उस समय। सबके जो मत थे वो अलग अलग होते थे। मनुष्य इस समय धार्मिक जीवन में जो महान देन थी, महान दार्शनिक देन थी, वो ये थी, तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। आत्म एवं ब्रह्म का यह जो संबंध था, आत्मा से ब्रह्म का जो यह साक्षात्कार था,
आत्मा से ब्रह्म का जो यह अटूट संबंध था, वह उत्तर वैदिक काल की महान दार्शनिक देन है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में राजतंत्रात्मक शासन थे, लोकतंत्र शासन नहीं था, लोकतंत्र प्रणाली नहीं थी उस समय, राजतंत्रात्मक प्रणाली व्याप्त थी। राजतंत्रात्मक जो प्रणाली थी उसमें शासन का सामान्य रूप धारण कर लिया था। राजा मुखिया होता था, क्योंकि राजतंत्रात्मक प्रणाली में राजा ही प्रदेश का, राज्य का मुख्य होता है। राजा के संबंध में भी अनेक प्रजातंत्रीय धाराएं उस समय व्याप्त थी। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि संभवतः जो लोग थे, सामान्य प्रणाली, राजा की दैवीय शक्ति का जो सिद्धांत था वो भी उस समय प्रचलित था। राजा के शासन में, राजा को स्थापित करने में, राज्य अभिषेक में जो लोगों की कुछ शर्तें हैं वो भी निश्चित रूप से आवश्यक रही होंगी, आवश्यक शर्तें कुछ रही होंगी, क्योंकि राजा का जो पद था वो वंशानुगत था। वंशानुगत था तो प्रजा का भी निश्चित रूप से कोई न कोई अंकुश रहा होगा। उस समय पूर्णतः निरंकुश नहीं था। इसके अतिरिक्त उस समय राजा के अभिषेक की एक भव्य प्रक्रिया थी। प्रक्रिया होने के साथ साथ उसकी राजसत्ता एक धरोहर के रूप में रहती थी। अतिरिक्त इसके इस काल में संस्थाओं में जनप्रतिनिधित्व, संस्थाएं, समिति जनप्रतिनिधित्व करती थी। राज्य के जो पदाधिकारी थे उनमें मंत्री पद पुरोहित का होता था। राज्य के पदाधिकारियों में मंत्री पद पुरोहित के लिए था। अन्य जो होते थे राज्य के मंत्री पद के अतिरिक्त पद, उनमें सेनापति, संग्राणी, ग्रामणी, सूत, प्रतिहारी, अक्षवाक, युवराज आदि पद भी उस समय होते थे। इसके अतिरिक्त गांव में न्याय पंचायतें होती थी। बड़ी जो न्याय पंचायतें होती थी उन बड़े न्यायालयों को सभा के नाम से जाना जाता था। कर जो होता था, टैक्स, कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राज्य की जो इनकम होती थी, राज्य की आय होती थी, वो कर पर निर्भर थी। और राज्य की जो आमदनी थी वो राजा को प्राप्त उपहारों के रूप में भी प्राप्त होती थी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीतिक जीवन भी वहाँ उस समय के अनुसार श्रेष्ठ था। आगे हम बात करेंगे मध्यकाल अगले अध्याय में। धन्यवाद।